फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक जोन। ये वीडियो थर्ड पार्ट है सेम टॉपिक का, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन का। इसके पहले दो पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंट बातें पढ़ी है। लेट मी रिमाइंड यू एवरीथिंग। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बताया था, इट इज अबाउट कि किस तरह से लुईस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी और क्यों बुलाई थी। आई थिंक आप लोगों को याद ही होगा, टू इंक्रीज द टैक्सेस। और उस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वहां आकर, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे वहां पर उन्होंने आकर एक नई डिमांड रख दी थी। वो डिमांड क्या था? अबाउट द वोटिंग। जो सिस्टम चला आ रहा था वो वोटिंग का सिस्टम था, अबाउट कि वन स्टेट वन वोट। लेकिन अब जो ये लोग डिमांड कर रहे थे वो था वन मेंबर वन वोट, जो कि वो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग किससे इन्फ्लुएंस थे? जीजे रूसो से। जो जीजे रूसो जो एक फिलोसफर थे, उन्होंने यही वोटिंग, डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम जो है वो फॉरवर्ड की थी, ये आइडिया फॉरवर्ड किया था। वो ये बातें उस मीटिंग में हुई थी, बट लुईस 16 ने इसे डिनाई कर दिया था और इन फॉर शोइंग द प्रोटेस्ट ये लोग जो है स्टेट जनरल की मीटिंग से बाहर आ गए थे। ये था फर्स्ट वीडियो में, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि किस तरह से थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव असेंबल हुए और उन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ना कर ले और जब तक कि किंग के पावर को लिमिट ना कर ले, वो लोग डिस्पर्स नहीं होंगे। और वो लोग लग पड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। और इसके लीडर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, दो लीडर्स थे जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के थे। नाम तो याद है ना, मिराबियो एंड अबेसीज। क्लियर है? तो ये हुआ था फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में, जो मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको बताए थे। नाउ इट्स अ थर्ड पार्ट। तो इसमें हम लोग ने हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसके लिए मैंने एक टॉपिक लिख रखा है, द ग्रेट फियर, जो कि आपके बुक में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने लिखा है ग्रेट फियर। ये क्यों लिखा है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लेट मी टेल यू, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब नेशनल असेंबली कौन है? जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने खुद को डिक्लेयर कर दिया था नेशनल असेंबली। तो ये नेशनल असेंबली जब वर्साइल्स में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगे हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में लगे हुए थे, उसी समय फ्रांस जो है, होल ऑफ द फ्रांस वाज इन अ, कह सकते हैं, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहा था। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ सीट विद टर्मोइल। सीट मतलब होता है कि गुस्से में कैसे आग बबूला होना, दैट मीन्स ये सीट का मतलब हुआ। एंड टर्मोइल मीन्स ट्रबल में बीत रहा था, बहुत वायलेंट सिचुएशन जो था वो फ्रांस में था। ठीक है, तो ये क्लियर है इस लाइन का मीनिंग कि जिस समय नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगे हुए थे, बिजी थे, उस समय ये सिचुएशन था फ्रांस का, बहुत वायलेंट सिचुएशन था। तो इसके पीछे जो है रीजन क्या थे, ये क्यों था? तो ये हियर आई हैव रोट सम पॉइंट्स। तो यहाँ मैं वन बाय वन इस पॉइंट्स को आपको समझाऊंगी, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट सेज सीवियर विंटर बैड हार्वेस्ट, मीन्स कि फ्रांस में उस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। और कड़ाके की ठंड पड़ने का मतलब है कि हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रहा था, जो फसल बर्बाद हो गए थे। अब जब फसल बर्बाद हो जाते हैं तो क्या होता है? फसल बर्बाद हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि अनाज की कमी हो जाती है। अनाज की कमी होगी तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। यस, द सेम वाज हैपनिंग इन फ्रांस। फ्रांस में ब्रेड के प्राइसेस हाई हो गए थे। इसके पीछे एक और रीजन था। बेकर्स जो थे, जो बेकरीज थी, वो लोग सप्लायर्स जो थे, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा, हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड एंड बेकर्स होल्डेड सप्लाईज। जो बेकर्स थे उन्होंने सारे सप्लाईज को होल्ड कर दिया था, जमा कर दिया था और मार्केट में नहीं आने दे रहे थे। ऐसा अक्सर होता है कि सप्लायर्स अपने एरिया में भी, लोकेलिटी में भी इस तरह की बातें सुनेंगे कि कई बार ऐसे होती है कि चीजें जो मार्केट में शॉर्टेज होता है और उस समय प्राइसेस काफी हाई हो जाते हैं, और जब हाई हो जाते हैं तो सप्लायर्स उस जो भी चीजें होती है उसे मार्केट में ले आते हैं और उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। तो इस समय जो बेकर्स है उन्होंने भी यही किया था, उन्होंने सप्लाईज को रोक दिया था और प्राइसेस जो है वो काफी हाई हो गए थे। जब प्राइसेस हाई हो गए तो ऑब्वियसली लोगों को परेशानी होगी, और लोगों को परेशानी हो रही थी। लोग जो है घंटों
जो है लाइन में लगे रहते थे, ब्रेड के लिए, राशन के लिए लाइन में लगे रहते थे और उनको राशन नहीं मिलता था। इसी तरह से कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं कि वुमेन जो है लंबे लाइनों में खड़े खड़े, घंटों लाइनों में खड़े खड़े दे बिकम वायलेंट, और वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जो शॉप है उसी पर अटैक कर दिया करते थे। तो दिस वाज हैपनिंग ड्यू टू सीवियर विंटर। नेक्स्ट इज किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस। यही वक्त था, दैट मीन्स कि ये सिचुएशन था, ठीक है, प्राइसेस हाई हो गए थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम किंग ने ट्रूप को ऑर्डर दिया था कि वो पेरिस में जाए। अब ये आप कनेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में। मैंने आपको बताया था कि एक इंसिडेंट से जो है वो चैप्टर स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताया था कि मिड में आपको ये इंसिडेंट मिलेगा, एंड यस दिस इज दैट इंसिडेंट कि कुछ हुआ नहीं था। किंग ने अपने ट्रूप को ऑर्डर दिया था सिर्फ पेरिस में एंटर करने के लिए। उन्होंने उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया था ओपन फायरिंग का या ऐसा कुछ करने का, बट रूमर हो गया था। क्या हुआ फर्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जरूर देख लीजिएगा कि उन्होंने ऑर्डर, ये एक रूमर, ये एक अफवाह फैल गई थी कि किंग ने ट्रूप को भेज जरूर रहे हैं, और किस लिए भेज रहे हैं, ताकि लोगों पर ओपन फायरिंग कर दे, जो कि बिल्कुल गलत था। किंग ऑर्डर दिए थे जरूर ट्रूप को पेरिस में सिटी में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई फायरिंग वायरिंग का ऑर्डर नहीं दिया था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, क्राउड डिस्ट्रॉयड द बस्टील। याद होगा इंट्रोडक्शन में ही यही पॉइंट था कि जब लोगों को ऐसे रूमर्स जो है वो स्प्रेड हो गए थे कि किंग ने ट्रूप भेजा ओपन फायरिंग करने के लिए, तो लोग गुस्से में जो है अटैक करने लगे थे पब्लिक बिल्डिंग्स में। और 4 प्रिजनर्स था इन बस्टील, उन्होंने वहां पर जो है अटैक कर दिया था एंड डिस्ट्रॉयड द बस्टील। वो जो फोर्ट था, प्रिजनर फोर्ट जो था, वहां पर उन्होंने अटैक कर दिया था और बस्टील को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। एंड द डेट वाज 14 जुलाई 1789। क्लियर है। नेक्स्ट इज रूमर इन द कंट्री साइड। अब क्या हो रहा था, ये क्लियर हो गया कि बैड हार्वेस्ट था, प्राइसेस हाई हो रहे थे, जो वुमेन है वो एंग्री हो जा रही थी, शॉप में अटैक कर दे रही थी। इसी समय किंग के ट्रूप भी जो है वो सिटी में आ गए थे, लोग जो है वायलेंट हो गए थे, वायलेंट होकर पब्लिक बिल्डिंग्स में अटैक कर रहे थे, साथ ही साथ जो है बस्टील जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एक और रूमर स्प्रेड हो गया था। व्हाट वाज द रूमर? रूमर मींस अफवाह, याद रखिएगा हमेशा। रूमर इन द कंट्री साइड, एक कंट्री साइड में एक रूमर फैल गया था, द लैंड ऑफ मैनर had band of brigands to destroy the right cross। एक और अफवाह फैला कि लॉर्ड ऑफ मैनर, मैनर क्या किसे कहते हैं, नोबल्स फैमिली या वेल्दी पीपल जो होते हैं, लैंडलॉर्ड जो होते हैं, इनको मैनर कहा जाता है। तो उन्होंने बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स, ब्रिगेंड्स किस कह सकते हैं, किसे डाकू को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अफवाह हो गई कि लैंडलॉर्ड्स ने या नोबल्स ने डाकुओं को हायर कर लिया है, बुलवा लिया है, ताकि वो पीजेंट्स के फसलों को बर्बाद कर दे। दैट इज क्लियर कि वो एक रूमर था, ठीक है। तो ये अफवाह फिर फैली। अब अफवाह फैलेगी जब पीजेंट्स को खबर मिलेगा कि उनके फसल को कोई बर्बाद करने आ रहे हैं, तो क्या वो लोग छोड़ देंगे कि ठीक है आओ भाई और मेरे फसल को बर्बाद कर दो? नो, वो अपने स्टैंड जरूर लेंगे। और वो लोग क्या करने लगे, पीजेंट्स स्टार्टेड टू बिकम वायलेंट, पीजेंट जो है वायलेंट होना शुरू कर दिए एंड स्टार्टेड टू अटैक चार्टर्स। ये चार्टर्स क्या होता है, चार्टर्स जहां नोबल्स रहते हैं, लैंडलॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है, वो लोग चार्टर्स में जो है अटैक करना शुरू कर दिए। एक्चुअली हुआ क्या कि पीजेंट्स को जब ये अफवाह फैली तो पीजेंट जो है वो जो है खड़े हो गए, दे असेंबल्ड देमसेल्फ, और वो लोग ने अपने अपने जो भी है टूल्स जो यूज करते हैं, जो इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, जो होज है, पिच फोक है, ये सब उन्होंने ले लिया और अटैक करना शुरू कर दिए। कहाँ? चार्टर्स में, जहां भी नोबल्स रहते थे, लैंडलॉर्ड्स रहते थे, वहां उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, बर्न डॉक्यूमेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट नोबल ट्रेड। दैट मीन्स कि जब वो लोग वायलेंट हो गए, किसी को भी मार रहे हैं, किसी के घर में भी अटैक कर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जो लैंडलॉर्ड से वो डर तो जाएंगे ही। वो लोग कर क्या रहे थे, एक्चुअली पीजेंट्स क्या कर रहे थे, वो लोग जो भी लैंडलॉर्ड्स के घर में या नोबल्स के घर में जितने भी ग्रेन्स होर्डेड रखे हुए थे, मतलब उन लोगों का कमरा होता है, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहां वो लोग जो है अनाज को रखते हैं, तो ये पीजेंट जो है वहां अटैक करने लगे। जितने भी अनाज रखे हुए रहते थे उनको जो है लूटने लगे। साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, ये क्लियर है कि पीजेंट्स को कभी कभी पैसों की जरूरत होती थी और इस पे जो है लैंडलॉर्ड से वो पैसे देते हैं और साथ में किसी डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर वगैरह रखवाते हैं। वो क्लियर रहता है कि उन्होंने इतने पैसे लिए हैं उधार जो उनको पे करना है, राइट। तो यहाँ
पीजेंट जो है वो क्या करने लगे कि लूटेड जो ग्रेन्स वो तो लूट ही रहे थे, साथ ही साथ वो जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे, ये समझ लीजिए कि इस सिचुएशन का फायदा उठा के जितने भी जो वो लोग डॉक्यूमेंट्स थे उसको जलाने लगे ताकि कोई एविडेंस ना रह जाए कि वो लोग कितने पैसे लिए हैं क्या है। जितने भी मॉनिटरल ड्यूज थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। दैट मींस अब कोई क्लैरिटी नहीं थी कि किस पीजेंट्स ने कितने पैसे किस लैंडलॉर्ड से लिए। ठीक है, इस इतना वायलेंस देके क्या हो रहा था, जितने भी नोबल्स थे वो सब भाग खड़े हुए हैं। कोई अदर कंट्री में चला गया, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। तो ये सारा सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गया था इन फ्रांस कंट्री साइड। सारे फ्रांस जो है इस सिचुएशन से गुजर रहा था। अब इसी सिचुएशन को जो ये एक क्या कहते हैं, डर का माहौल जो है वो क्रिएट हो गया था। दिस इज सेड टू बी द ग्रेट फियर। इसी इंसिडेंट को द ग्रेट फियर का नाम दिया गया है। लेट मी टेल यू कि जब आप बुक में लाइन वाइज जब आप रीड आउट करेंगे आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, बस्टील का आइटम दिया हुआ होगा या कहीं का दिया हुआ है, वहां पर आप जरूर देखेंगे द ग्रेट फियर। तो इस वहां से आपको जो है क्वेश्चंस आते हैं, मैथ वर्क भी आता है जो मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट फियर और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्लियर है कि ये अगर जो लाइन है ये कह रहा है कि जिस समय वर्साइल्स में नेशनल असेंबली बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, उसी समय जो फ्रांस है वो एक बहुत वायलेंट सिचुएशन से गुजर रहा था। तो वो सिचुएशन क्यों बना, कैसे बना, दिस वाज द रीजन। क्लियर, यहां तक ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन हो गया, एवरीवेयर देयर वाज अ वायलेंस, सब लोग मार रहे हैं पीजेंट्स। डेफिनेटली जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो लोग वायलेंट हो गए थे लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, नोबल्स के ऊपर, जहां उनको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर जहां उनको जो मिल रहा था उस पर अटैक कर रहे थे। दैट मीन्स सिचुएशन जो है बिल्कुल खराब हो गया था। तो ये पावर ऑफ दिस इज सेड टू बी अ काइंड ऑफ रिवॉल्ट। जो टॉपिक है हमारा द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये रिवॉल्ट ही था थर्ड स्टेट का। और थर्ड स्टेट में स्पेशली पीजेंट्स के बारे में जो कहा मैंने कि किस तरह से वो वायलेंट हो गए थे। तो बिकॉज ऑफ दिस ये जो पावर ऑफ वायलेंस जो कहते हैं, पावर ऑफ रिवॉल्ट कह ले, इससे लुइस 16 जो है वो क्या हो गया कि अंडर प्रेशर आ गए। और जब वो अंडर प्रेशर आ गए तो उनको कोई ना कोई फैसला करना ही था। तो व्हाट ही हैज डिसाइडेड, लुइस 16 रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया, दैट मींस कि एक मान्यता दे दी। ठीक है, आफ्टर दैट अब मान्यता देने का मतलब क्या है कि मान्यता देने का मतलब ये है कि मैं उनके टर्म्स को भी मान रहा हूं। तो सबसे पहला जो टर्म था वो क्या था, मिस नेशनल असेंबली क्या चाहते थे, तो सबसे पहले वो ये चाहते थे कि दे वांटेड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके थ्रू वो लुइस 16 के पावर को क्या करना चाह रहे थे, लिमिट करना चाह रहे थे। और लुइस 16 इस पे अग्री भी हो गए कि ठीक है अब उनके पावर जो है चेक होंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और अब उनके पावर लिमिटेड हो सकते हैं, इस बारे में वो अग्री हो गए। क्लियर है ना। 4 अगस्त 1789 द नेशनल असेंबली पास अ डिक्री। 4 अगस्त 1789 में अब जब मान्यता दे ही दिया गया है तो डेट मींस आगे का प्रोसेस अब करना पड़ेगा। तो नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास किया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्री? डिक्री का मतलब होता है लीगल ऑर्डर। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वी कैन कॉल इट अ डिक्री। तो यहाँ पर उन्होंने एक डिक्री पास किया। तो इस डिक्री में क्या था, ठीक है, ऐसा क्या लिखा हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था जो यहाँ मेंशन है स्पेशली। तो लेट मी टेल यू वन बाय वन। According to this decree, according to this legal order, abolition of feudal system and taxes. That means कि अब जो है वो इक्वालिटी आने वाली थी। वी कैन से दैट कि हाँ, जो वो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में जो कंट्री डिवाइडेड था वो अब एंड अप होने वाला था। तो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो इस डिक्री की जो बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई थी। सबसे पहले बात है एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जो सेकंड स्टेट जो नोबल जो थे उनको ये प्रिविलेज मिला हुआ था बाय बर्थ कि उनको फ्यूडल प्रिविलेज मिला है। वो थर्ड स्टेट के पीजेंट, आर्टिजन, इनसे उससे काम करवा सकते हैं। ठीक है, और टैक्सेस भी वसूलते थे। तो ये कंप्लीटली एबोलिश कर दिया गया, इसको बिल्कुल भी एंड अप कर दिया गया। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम एबोलिश कर दिया गया, टैक्सेस को एबोलिश कर दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट इज अबाउट द एंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्जी।
नॉट ओनली ऑफ सेकंड स्टेट, सिर्फ सेकंड स्टेट के प्रिविलेज को खत्म नहीं किए गए, यहाँ तक कि फर्स्ट स्टेट जो चर्च का था वो उसके भी प्रिविलेज खत्म कर दिए गए। दैट मींस जो क्लर्जी को जो भी प्रिविलेज मिलती थी वो सारे प्रिविलेज उनको एंड अप कर दिया गया। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था तीज, तीज को अबॉलिश कर दिया गया। तीज याद है ना, टैक्स, ये टैक्स कैसा था, क्लियर है, जो चर्च को देते थे थर्ड स्टेट के लोग, याद नहीं है, 1/10 जो है वो अपने प्रोड्यूस जो है वो किसके देते थे, चर्च को देते थे, दैट मींस क्लर्जी को देते थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज लैंड ऑफ द चर्च कॉन्फिस्केटेड, दैट मींस कि अब चर्च के जितने भी लैंड थे, कैसे उनके जो एसेट्स थे, जो प्रॉपर्टी थे, उनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, गवर्नमेंट ने उससे जब्त कर लिया। गवर्नमेंट की इनकी कह सकते हैं राइट नाउ तो अब नेशनल असेंबली ही हो गए, ठीक है, तो उन्होंने चर्च की जितनी प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया, गवर्नमेंट के अंडर वो सारी प्रॉपर्टी आ गई, वो सारे लैंड आ गए। एंड यू नो व्हाट, द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 2 बिलियन लिवरेस, जहां उन्होंने चर्च के प्रॉपर्टी, चर्च के लैंड को जो है कॉन्फिस्टिकेट किया, गवर्नमेंट को कितनी प्रॉपर्टी हाथ लगी, ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवरेस। यहां कहा जा रहा था कि किंग के पास पैसे नहीं थे कि वो अपना राजपाट जो है वो चला सके, और इसकी वजह से वो टैक्स बढ़ाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी। उनके पास पैसे की क्राइसिस थी। सी ऑल दैट कि पैसे है, तो आई थिंक ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ये होगा, इसे आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है, और इसे इलाबोरेट, ठीक है, ऐसे करके while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seat with turmoil. Elaborate, that means कि इस लाइन को आप डिटेल में बताइए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रेडी है। इसका एक और फॉर्म हो जाएगा, सेम आंसर सेम होंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो हो जाएगा लाइक एक्सप्लेन द टर्मोइल इन द फ्रांस व्हाइल नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल्स, ठीक है, तो यहाँ इसके आंसर्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक को, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, ये आपका टॉपिक है, इसे आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, 3 to 4 लाइन्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ये आपका 5 मार्क्स का आंसर कंप्लीटली रेडी हो जाएगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेट फियर, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट हैड हैपेंड इन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ था, या फिर इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डिड क्वीन लुइस 16 डू आफ्टर द रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट अटैक द फोर्ट ऑफ बस्टाइल, लुइस 16 ने क्या किया था, और लुइस 16 ने सबसे पहले क्या किया कि रिकॉग्निशन दे दिया था किसे, नेशनल असेंबली को, ठीक है, और रीजन जो है आप जरूर लिख लीजिएगा, अगर वो 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ गए तो आपको ये सारे जो डिग्री जो पास हुआ और वो डिग्री में क्या क्या बातें लिखी हुई थी ये आप जरूर से पता दीजिएगा। ओके देन, आई थिंक ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन यहाँ एंड अप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तब तक आप इसके आंसर भी प्रिपेयर करिए, गो थ्रू लाइन वाइज। ओके देन, थैंक यू, गुड।